हेलो 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 गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फॉर क्लास 12th। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई रादर से स्टार्ट किया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वाज इनडायरेक्ट मेथड फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनडायरेक्ट मेथड में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आई वुड से इस पोर्शन तक। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ आप पूछोगे ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है भाई, आओ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, नाउ अगर आपने अकाउंटिंग रेशोज मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी या फिर आपने अकाउंटिंग रेशोज खुद से या फिर कहीं और से भी पढ़ा होगा तो यू नो कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज व्हाट, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस यानी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कहने का मतलब करंट असेट और करंट लायबिलिटी में चेंजेस। ठीक है, अब आप देखो कोई एक एग्जांपल लेते हैं अपन करंट एसेट का विच इज ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स, ठीक है, मान लो लास्ट ईयर जो ट्रेड रिसीवेबल्स था वो था 1000 रुपीज़ और इस साल जो है यानी क्लोजिंग जो है वो है 1500 रुपीज़। ठीक है, सिंपल। पिछले साल 1000 था एंड में यानी 31 मार्च आप कर लो, 31 मार्च ये और 31 3। ठीक है, यानी इस साल के एंड में कितना है 1500, पिछले साल कितना था 1000। गॉट इट। अब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ओपनिंग था हमारा 1000। ठीक है, ओपनिंग था मेरा 1000। अब 1000 वालों ने क्या किया होगा, 1000 मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्ट करने थे। ठीक है, अब अगर ट्रेड रिसीवेबल्स 1500 हो गए हैं, अब अगर ट्रेड रिसीवेबल्स 1500 हो गए हैं दैट मीन्स क्या, मेरा जो 500 का एक्स्ट्रा कैश है वो क्या हो रखा है, अटका हुआ। अटके हुए को क्या बोलेंगे, आप ऐसे ही मान लो। ठीक है, 500 का एक्स्ट्रा जो कैश है वो मेरा क्या हुआ है, अटका हुआ है, अटका हुआ है कैश। ठीक है, दैट मीन्स कि ये 500 का कैश मुझे मिलना है बट अभी तक मिला नहीं है, मुझे मिलना है बट अभी तक मिला नहीं है 500 रुपीज का कैश। कहने का मतलब 1000 रुपीज मुझे शुरू में मिल गए होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने और सेल की होगी, मोर सेल, एंड देन इट गेव 1500 ट्रेड रिसीवेबल्स, 1500 ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस आप लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लेते हो आप, नेट प्रॉफिट लेते हो, लेते हो ना आप नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या लेते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हो। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ कि नेट प्रॉफिट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही तो होगा ना। मतलब आप अगर देखो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हो, वही तो मेन फिगर होता है। उसमें से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और उसी ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो इनडायरेक्ट। ठीक है, और फिर वो आपको क्या देता है, नेट प्रॉफिट। यही तो होता है। यानी कि कहने का मतलब सर सेल में से ही ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, सेल में से ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और सेल में से ही अपना नेट प्रॉफिट निकलता है। बट ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है इसमें तो दोनों होगा। दोनों मतलब कैश सेल्स भी होगी और क्रेडिट सेल्स भी होगी, कैश सेल्स भी होगी और क्या होगी, क्रेडिट सेल्स भी होगी। ठीक है, अब देखो कैश सेल्स तो हमको लेनी है क्योंकि हमारे लिए क्या है, कैश इनफ्लो। पर क्या हमें
क्रेडिट सेल्स लेनी है? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। कैसे? आओ बात करते हैं। क्रेडिट सेल्स में क्या एंट्री हुई होगी? ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री हुई होगी ना, यही एंट्री हुई होगी। अब देखो, मान लो मान लो मैंने इस साल कोई सेल ही नहीं की, या फिर उल्टा मान लो, इसको आप कर लो 1500 और इसको आप कर लो 1000। ठीक है, मान लो कि 1500 की मैंने पिछले साल सेल की थी और उसके ट्रेड रिसीवेबल्स उन्होंने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं ट्रेड रिसीवेबल में कितना दिखाऊंगा? 1500। ठीक है, उसके बाद इस साल कितना दिख रहा है? 1000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपए मुझे दे दिए हैं, यानी कि एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर सेल, या फिर रादर से क्रेडिट सेल मैंने प्रीवियस ईयर में करी थी was 1500, hence trade receivables was 1500 at the end। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट सेल्स है 1500 की, क्या ये मेरे काम की है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में? नहीं सर, ये मेरे बिल्कुल काम की नहीं है। बट अब देखो, ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर trade receivables of 500 was paid, and hence trade receivables of 1000 will be shown at current year's end। आई बात समझ में? कहने का तात्पर्य क्या है? 1500 रुपये पहले था, मैंने इस साल मान लो कोई सेल नहीं की, और इस साल ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? 1000, क्योंकि 500 रुपीज़ का ट्रेड रिसीवेबल पे कर दिया। ठीक है, तो 1000 हो गया। अब ये 500 रुपीज़ का जो पे किया है, ये 500 रुपीज़ का जो पे किया है, ये क्या है मेरे लिए? कैश इनफ्लो है। कैसे कैश इनफ्लो है? सर मेरे को रिसीट हुई। रिसीट फ्रॉम व्हाट? रिसीट फ्रॉम कैश सेल्स। रिसीट फ्रॉम व्हाट? कैश सेल्स। और ये मेरे लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है कि नहीं? क्योंकि मैंने सेल ही तो की थी। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए कि पिछले साल अगर ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस ज़्यादा था और इस साल ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कम हो गया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे लिए क्या हो गया? कैश इनफ्लो हो गया। ठीक है, सिमिलरली अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, ट्रेड पेबल्स was 50,000 at last year end। ठीक है, this year DP Limited paid 20,000 trade payables, so the trade payables at this year end will be 30,000। ठीक है, 30,000, यानी कि क्या हो रहा है? टीपी था 50,000 और अब टीपी क्या हो गया? 30,000। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या किया है? पे किया है। पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया है। इसका मतलब क्या हुआ है? कैश आउटफ्लो हुआ है। और ये क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। समझ में आई बात? अब मैं आपको जो ये तो, ये जो मैंने आपको बताई दो चीज़ें, ये एक तरीके से मोर ओवर बेस है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो अब आपके बहुत काम आएगा। इन केस अगर आप भूल भी जाओ
कि क्या लॉजिक था, क्या उसका फॉर्मूला था, कौन सी चीज़ प्लस होनी है, कौन सी चीज़ माइनस होती है, तो ये लॉजिक से आप सब पता लगा सकते हो। अब देखो, हमें क्या करना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देखना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी changes depicts what, cash inflow and cash outflows। क्या डिपिक्ट करते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लोज डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये देखो, इंक्रीज इन करंट एसेट, किसी भी करंट एसेट में इंक्रीज होना, इंक्रीज मतलब प्रीवियस ईयर का करंट एसेट, प्रीवियस ईयर करंट एसेट, या फिर मैं इधर ऐसे लिख लेता हूँ, करंट ईयर का करंट एसेट माइनस प्रीवियस ईयर का करंट एसेट, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब करंट ईयर का जो करंट एसेट है ना वो ज़्यादा है, इसका मतलब एग्जांपल, करंट ईयर का है मान लो 1500 और प्रीवियस ईयर का है 1000, तो मेरा कितना आ रहा है, 500 प्लस में आ रहा है। इसका मतलब इंक्रीज हुआ, पिछले साल से बढ़ गया है ना, करंट एसेट पिछले साल से बढ़ गया, पिछले साल 1000 था, अब हो गया 1500, तो पिछले साल से बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज हुआ ना, ये क्या कर देंगे हम, हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कर देंगे। सर माइनस क्यों करेंगे, आप खुद सोचो। अगर ये करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल है, अगर ये करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल है, दैट मीन्स दैट मीन्स खुद आप सोचो कि अगर ट्रेड रिसीवेबल है और अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मेरा कैश क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डिक्रीज करूं, तो क्या होगा, करंट करंट ईयर करंट असेट माइनस प्रीवियस ईयर करंट असेट इज इक्वल्स टू नेगेटिव, यानी कि माइनस में आ रहा है। इसका मतलब 1000 है इस साल और पिछले साल था 1500, यानी माइनस में कितना है, 500 माइनस में। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। क्यों सर, मैं प्लस क्यों करूंगा, सर पिछले साल 1500 था मेरा ट्रेड रिसीवेबल, इस साल 1000 है, यानी कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया है, मेरा ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कम हो गया है। कम क्यों हुआ है, क्योंकि 500 रुपये उसने मुझे कैश पे कर दिया, ठीक है। क्रेडिट सेल से होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स अगर कम हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि डेटर ने आपको पैसे पे कर दिए। अगर डेटर ने मुझे पैसे पे कर दिए तो मेरे लिए कैश इनफ्लो हुआ, और कैश इनफ्लो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सेल से रिगार्डिंग जो भी कैश इनफ्लो होता है वो प्लस होता है। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब करंट असेट करंट लायबिलिटी माइनस प्रीवियस ईयर करंट लायबिलिटी क्या है, प्लस में। इसका मतलब 5000 की है, जिसमें से प्रीवियस ईयर में थे 3000, यानी कि प्लस में अभी कितना है, 2000। कहने का मतलब कि मेरे को पहले 3000 पे करने थे, अब मुझे कितना पे करना है, अब मुझे पे करना है 5000, यानी मुझे ज़्यादा पे करना है। यानी मुझे कितना पे करना है, ज़्यादा पे करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे ज़्यादा पे करना है बट मैंने अभी तक पे नहीं किया। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे मुझे ज़्यादा पे करना है, मैंने पे नहीं किया, तो क्या मेरे पास कैश आउटफ्लो हुआ होगा, नहीं सर, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स वो जो कैश है हमें क्या करना है, कंसिडर करना है, यानी कि 2000 यहाँ पे ये प्लस में दिख जाएगा, 2000 यहाँ पे क्या दिख जाएगा, प्लस में दिख जाएगा, ठीक है। मैंने 2000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है। सॉरी, हाँ, मैंने 2000 रुपये का माल खरीदा, पिछले साल 3000 का ट्रेड पेबल्स था, मैंने 2000 का और माल खरीदा। अभी कितना बैलेंस हो गया, 5000 हो गया। कितना हो गया, 5000 हो गया, ठीक है। बट जो नेट प्रॉफिट में कंसिडर किया गया है, क्या उसमें ये 2000 का कंसिडर, हमारा जो कैश पड़ा हुआ है अभी भी हमारे पास, हमने पे नहीं किया।
देखो यहाँ पे सेल आती है, ठीक है, मान लो सेल 50,000 की है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2,000 का परचेज किया होगा, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया होगा 48,000, पर क्या मैंने 2,000 रुपये पे किए हैं? हैव आई पेड फॉर 2,000? नहीं किए ना। कहने का मतलब कि मैंने तो ये पे किया ही नहीं है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम क्यों हो गया? मैंने जब ये पे किया ही नहीं, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो दिखा रहा है इसमें से हमने क्रेडिट परचेज माइनस कर रखी है, पर क्रेडिट परचेज तो हमें लेनी ही नहीं है, मैंने हमें तो लेनी ही नहीं है, तो जो हमने माइनस कर रखी है उसको हम वापस ऐड बैक कर देंगे। इसकी इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये जो इंक्रीज हुआ है करंट लायबिलिटी में हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल लो, ये तो मैंने क्रेडिट परचेज यानी ट्रेड पेबल्स का एग्जांपल लिया, आप कोई भी अनदर एग्जांपल ले लो करंट लायबिलिटी में और आप समझ जाओगे। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कहने का मतलब करंट ईयर करंट लायबिलिटी माइनस प्रीवियस ईयर करंट लायबिलिटी क्या है, माइनस में है। इसका मतलब 3,000 करंट ईयर की है और प्रीवियस ईयर कितनी थी 5,000, इसका मतलब क्या हुआ 2,000 का नेगेटिव इफेक्ट है, 2,000 का क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो 2,000 है ये हमारा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा आप सोचो, ट्रेड पेबल्स पिछले साल कितना था, पिछले साल ट्रेड पेबल्स था 3,000 रुपीज़, ठीक है, सॉरी पिछले साल कितना था 5,000 रुपीज़, ठीक है, और ट्रेड पेबल्स इस साल कितना हो गया 3,000 हो गया। पिछले साल 5,000 था, इस साल 3,000 हो गया। कहने का मतलब मैंने 2,000 पे कर दिया है, मैंने 2,000 पे कर दिया है अपनी लाइबिलिटीज अपने क्रेडिटर्स को। उसका क्या मतलब हुआ भाई, मैंने 2,000 पे कर दिया तो 2,000 का मेरा कैश आउटफ्लो हुआ होगा, कैश आउटफ्लो मतलब माइनस हुआ होगा किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो यहाँ हमने माइनस कर दिया। ठीक है, एक इसका और शॉर्ट में बता देता हूँ, ये देखो इंक्रीज, ब्लैक से लिख देते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, क्या आता है, इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होगा, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, माइनस होगा। ये अपने को याद रखना है, क्या रखना है अपने को, याद रखना है। यार इसकी ज्योमेट्री तो मेरे को सच में आउट ऑफ द बॉक्स है लिटरली। चलो, ये अपने को क्या करना है, याद रखना है। आओ हमारी बुक पे आते हैं अब। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट लॉस ले लेंगे बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नेट प्रॉफिट में से हमने टैक्स माइनस कर रखा है, तो हम नेट प्रॉफिट में टैक्स प्लस करके उसको यहाँ पे दिखाएंगे, उसको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, डिडक्शंस ऑलरेडी मेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम का एक्सपेंस जो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है उसको क्या करेंगे, हम वापस ऐड बैक कर देंगे। और क्या करेंगे, डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम सच एज इंटरेस्ट, ऐसे आइटम्स जिनका हमने पीएनएल में डिडक्शन कर दिया, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस किस में जाना चाहिए, कैश आउटफ्लो है इंटरेस्ट एक्सपेंस, और किसका है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है तो हमको ऑपरेटिंग में थोड़ा ना दिखाना है, बट हमने क्या कर रखा है, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। सिमिलरली ऐसे एडिशंस करने हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऐड कर रखे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर रखे हैं, बट हमें क्या करना है, वो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है, जैसे कि डिविडेंड मिलना। डिविडेंड मिलना क्या होता है, इन्वेस्टिंग नेचर का होता है, ठीक है, डिविडेंड मिलना इन्वेस्टिंग नेचर का होता है, बट वो नेट प्रॉफिट में ऐड हो गया होगा ना ऑलरेडी,
इसलिए हमें क्या करना है, उसका इफेक्ट हटाना है। ऐड हो गया था पहले तो अब हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद हम क्या आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें क्या करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट होता है अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हाँ, करंट एसेट्स में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कंसिडर मत करना, क्योंकि हम वही तो निकाल रहे हैं, हम थोड़ा ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का करेंगे। करंट एसेट में आप वो सब लेना जैसे ट्रेड पेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को मत छेड़ना। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये उल्टा दे रखा है, ये इन्होंने यहाँ पे लेस आना चाहिए और यहाँ पे ऐड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेस आना चाहिए और यहाँ पे ऐड आना चाहिए, यानी इंक्रीज हमें लेस कर देना है, इंक्रीज इन करंट एसेट हमें लेस कर देना है, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी भी हमें लेस कर देना है। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट एसेट, ये देखो कुछ भी लिख रखा है, यहाँ पे डिक्रीज लिख रखा है, ए भगवान। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, और डिक्रीज इन करंट एसेट हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इनकम टैक्स माइनस कर देंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने क्या देखे थे, ऊपर हमने देखे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखा दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने क्या पढ़े थे, ये थे। ठीक है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट और अर्थक्वेक और फ्लड, हमने इसको क्या दिखाया, ये देखो अलग से ही तो दिखाया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। ठीक है, अब कर लें, अपन एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना। यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 1 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, अब मेरे को एक्चुअली पता है क्या, यहाँ पे कोई इलस्ट्रेशन 1 है नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पे कोई इलस्ट्रेशन 1 है नहीं, तो अपन इसको स्किप ही करेंगे, खैर कुछ काम का तो है नहीं है। अच्छा, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, आओ, क्या बोल रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें करना है। आ जाओ देखते हैं क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, अदर इनकम दे रखी है, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमारा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस दे रखा है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद टैक्स का माइनस किया है प्रोविजन, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, अदर इनकम में देखो, अदर इनकम में क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये क्या है, इनकम टैक्स रिफंड, ये भी किस चीज़ में आता है, ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट अलग से दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, अमोर्टाइजेशन दे रखा है, ये दोनों ही हमारा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंसेस में दे रखा है रेंट, रेंट हमारा एक्सपेंस दिखाया है, यानी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और फिर क्या दिखा रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा क्या होता है, करंट लाइबिलिटी होता है। ये क्या हो गया है, बढ़ गया है, यानी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है इन करंट लाइबिलिटी। रेंट पेबल कितना है, रेंट पेबल भी हमारा करंट लाइबिलिटी, ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है करंट लाइबिलिटी में। ट्रेड पेबल भी हमारा क्या है, करंट लाइबिलिटी, ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल्स भी क्या हुआ है, इंक्रीज, पर ये ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या है, करंट असेट है। ठीक है, इन्वेंट्री हमारा करंट असेट है, और ये क्या हुआ है, ये हुआ है डिक्रीज। सिंपली हमने सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम उठाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये हमें ऊपर ऊपर दे रखा है 20,000 का। ठीक है, अब इस 20,000 में कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी इंक्लूडेड है। ठीक है, जो इंक्लूडेड है, ये देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, 12,000 का। ठीक है, इसमें प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स हमने कितना बनाया, 8,000 का, और इसमें हमने इनकम टैक्स रिफंड भी तो माइनस करना है, तो हमारा क्या आएगा, 17,000। कहने का मतलब ये देखो, हम पीबीटी में से क्या माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, हमें क्या मिलता है, पीएटी। ठीक है, यहाँ पे टैक्स की जगह में दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसके देने का मतलब क्या है, इसके देने का रीज़न ये है कि हम कभी भी
हम कभी भी, अब आप सोचो टैक्स अब आप कब पे करते हो, जब साल खत्म हो जाता है या फिर साल के दौरान ही आप टैक्स पे कर देते हो उसी साल का? सर, जब साल खत्म हो जाता है ना, तब मैं टैक्स पे करता हूँ जनरली। आपको शायद पता नहीं होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं वो जुलाई या सितंबर, जुलाई में पे करते हैं। इन जुलाई पे टैक्सेस फॉर प्रीवियस ईयर अप्रैल टू मार्च। यानी अभी जैसे क्या हो रहा है, अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक का टैक्स मैंने कब पे किया है? जुलाई में पे किया है। मैंने थोड़ा ना मार्च का मार्च में पे कर दिया है। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा मार्च में, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा मार्च में, मुझे क्या पता कि मेरा कितना टैक्स आ सकता है। हो सकता है मेरा ज़्यादा टैक्स बने, हो सकता है मेरा कम टैक्स बने। तो इसलिए मैं एक्सपेंस में, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या माइनस करता हूँ? एक्चुअल टैक्स तो मुझे पता ही नहीं है। मैं माइनस करता हूँ प्रोविजन जो मैंने टैक्स के लिए बनाया है। मैं माइनस करता हूँ प्रोविजन जो मैंने टैक्स के लिए बनाया है। अब देखो, इन्होंने प्रोविजन बनाया 8,000 का, इन्होंने एक्सपेंस लिखा 8,000 का, बट एक्चुअली जब टैक्स पे हुआ ना, तो 3,000 का इनको रिफंड मिल गया। 3,000 का क्या मिल गया? रिफंड मिल गया। यानी इन्होंने नेट टैक्स कितना पे किया? 5,000 ही पे किया है। नेट टैक्स कितना पे किया है? 5,000 ही पे किया है। आ गई बात समझ में? यानी इन्होंने नेट टैक्स 5,000 ही पे किया है। अब देखो, हमें लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब देखो, ये 20,000 है, इसमें से मैंने क्या करना है? 8,000 मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो मैं 8,000 इसमें, अच्छा, 20,000 में से 8,000 नहीं किया मैंने, 12,000 में से 8,000 माइनस कर, 12,000 आया है 8,000 माइनस करने के बाद। ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है 12,000 क्या है, 8,000 माइनस करने के बाद। तो मैं वापस इसको ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है। बट इसी प्रॉफिट में आप देखो, हमारा इनकम टैक्स रिफंड का है, ये रहा अदर इनकम, इसी प्रॉफिट में क्या है? इंक्लूड है, इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड है, ठीक है। इंक्लूड है तो मैं नेट करने के लिए क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। मैं नेट करने के लिए क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ये देखो, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब आप अगर एक बार अगर देखो, 20,000 में मैंने इनकम टैक्स रिफंड ऐड कर रखा है, ठीक है, मैंने ऐड कर रखा है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा? 17,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये आ गया, ये देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें से क्या करेंगे हम? आओ देखो, सबसे ऊपर से आते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस प्लस कर देते हैं दोनों, तो मैं 7,000 इसमें प्लस कर देता हूँ। नॉन कैश एक्सपेंस 7,000 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ये दोनों हमारे हो गए। उसके बाद में आता हूँ, इस पे ही आ जाते हैं, शुरू से ही चलते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट हुआ है सेल पे, किसके? मशीनरी के। ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। और प्रॉफिट होने की वजह से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है बढ़ गया होगा, तो मुझे क्या करना है? इसको कम करना है। मुझे इसको कम करना है, मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखानी है। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या करूंगा मैं? माइनस कर दूंगा 2,000। तो ये देखो, यहाँ मैंने माइनस कर रखा है 2,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। इनकम टैक्स रिफंड हमने कर लिया, ये भी कर लिया। इधर आते हैं, रेंट। रेंट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और वो सही माइनस हुआ, तो उसको नहीं छेड़ेंगे। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। मैंने सेल किया है, ठीक है, इक्विपमेंट का, और उसमें मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। उसमें मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब लॉस का मतलब एक्सपेंस मैंने माइनस कर दिया होगा, यानी नेट प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा, नेट प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा इस लॉस की वजह से। और ये लॉस है किसका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लॉस है। तो मैं क्या करूंगा? वापस नेट प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। तो मैं 3,000 इसको ऐड कर दूंगा। ये देखो, मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे आते हैं। आओ देखते हैं कितना चेंज हुआ है। यहाँ मैं बीच में ही लिख देता हूँ, 3,000 का चेंज हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये करंट लाइबिलिटी बढ़ी है, यानी ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। रेंट पेबल ये भी बढ़ा है, कितना? 500। ये भी क्या है? हमारा करंट लाइबिलिटी है, तो ये भी प्लस में रहेगा।
ट्रेड पेबल कितना बड़ा है, 4000, ये भी हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी, तो ये भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स हमारा कितना बड़ा है, ये बड़ा है हमारा 6000, पर बड़ा है, करंट एसेट बड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट हमारा क्या होता है, माइनस होता है। सिमिलरली इन्वेंट्रीज क्या हुआ है, कम हुआ है, कितने से, 3000 से कम हुआ है, तो ये क्या बड़ा है, कम हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होना हमारा क्या होता है, एडिशन होता है। टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया 3000, 3000, 6000, 6000 6000 कट गया, ये हो गया 4500 ऐड। अब देखते हैं। ठीक है, 3000 ऐड, 5000 ऐड, 4000 ऐड, 3000 ऐड, 5000 ऐड, 4000 ऐड। ठीक है, 5000, सॉरी, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, 6000 माइनस हो गया। ठीक है, और एक सेकेंड, इन्होंने कुछ चीज़ एक ली नहीं है क्या, ओ ओ ओ ओ ओ, एक चीज़ हमने गलत कर दी है। आओ देखते हैं, रेंट पेबल, रेंट पेबल, इन्होंने रेंट पेबल भी लिया, इन्वेंट्री भी लिया, ट्रेड पेबल भी लिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स लिया है। ओके, हाँ, गलती क्या की है अपन ने, प्रोविजन फॉर टैक्स तो कर लिया ना अपन ने, प्रोविजन फॉर टैक्स तो देख लो ना, 3000 प्लस में ही आ रहा है। कैसे, ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, करंट लायबिलिटी, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000 है। ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रोविजन कितना बनाया, 8000 का प्रोविजन बनाया। ठीक है, इनकम, ठीक है, लास्ट में हमारे पास कितना बचा प्रोविजन, 1300 का प्रोविजन बचा, और हमने इनकम टैक्स पे कितना किया है, 5000 का पे किया है। ठीक है, ये अभी मैं आपको, मुझे पता है ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा इसको डिटेल में जाके करेंगे, पूरा हम इसको डिटेल में जाके करेंगे। इनकम टैक्स आपका 5000 आ गया, अपन ने ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स भी कंसिडर कर लिया था, जो हमें कंसिडर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमने कर ही लिया ना, इनकम टैक्स वाला तो हिसाब हम कर ही लेंगे। यहाँ पे हो गया। अब देखो, यहाँ हमने सब ऐड कर दिया, हमारा क्या है, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस 26,500 आया, 26,500 आया। ठीक है, इसमें से हम इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, और हमें जो रिफंड मिला वो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 24,500 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमने देखो क्या क्या चीज़ें निकाली, ये एडिशन में हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ये चीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में आ जाएगी। ठीक है, इसको हम पूरा अच्छे से लिख के करेंगे सॉल्व हमारे नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो, मैंने लिटरली ऐसे ही बता दिया आपको। बट हाँ, अपन अगली क्लास में इसको बहुत अच्छे से नीटली करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख देख के करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, आई होप आपका इनिशियली इनडायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको समझ आया हो। ठीक है, आई होप हम और फर्दर जाएं और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लिए इस चैप्टर की फ्रॉम नेक्स्ट क्लास 2। टिल देन गुड बाय।